ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए हम एक बार फिर आपके साथ आज हैं। कोरोना को लेकर बहुत सी चिंताएं हैं, सवाल हैं, आशंकाएं हैं और बहुत सी गलतफहमियां भी हैं। उन सभी सवालों को लेकर और आधी अधूरी जानकारी लेकर जो आपके पास है, इसको लेकर बहुत से आपके पास सवाल भी होंगे। उन सवालों के निवारण के लिए आज हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके पास कोरोना को लेकर कुछ सवाल हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767। ये नंबर टोल फ्री है और आप देश के किसी भी कोने से हमें फोन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर है 23314444। अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है। अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के आमतौर पर इस मौसम में परेशानियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार इन मरीजों को अकेले ही सर्दी चुनौती नहीं देने वाली है, बल्कि कोरोना और प्रदूषण की समस्या इसे और गंभीर बना सकती है। तो आज का पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि ऐसे में इन व्यक्तियों को अब क्या और ज्यादा एहतियाती उपाय बरतने होंगे? देखिए, बिल्कुल जो आपने चिंता दिखाई है ये बहुत ही जायज है, क्योंकि जब सर्दी का मौसम आता है तो जो सांस की बीमारियों से प्रभावित व्यक्ति हैं, चाहे वो अस्थमा के हों या COPD के हैं, उनकी समस्या, क्योंकि मौसम में इस समय तरह तरह के रेस्पिरेटरी वायरस एक्टिव हो जाते हैं और वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार हो जाते हैं, तो उनको वैसी समस्या रहती है। और इस बार चूंकि ये मतलब कोरोना भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा अभी, कोरोना वायरस भी है, तो उनको बहुत ही एहतियात रखने की जरूरत है। तो इसमें मैं 3-4 चीजें उन्हें बताना चाहूंगा कि जहां तक पॉसिबल हो वो अपने को इंडोर रखें। अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी वो अपना बाहर निकलें, और अगर बाहर निकलते हैं तो अपनी दवाइयां, एक तो ये होता है कि इसमें जो भी उन लोगों को मेडिसिन डॉक्टरों ने प्रेस्क्राइब की है उसको बिल्कुल भी कम करने की जरूरत नहीं है। और अगर उनको सिम्टम बढ़ते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि मेडिसिन की एडजस्टमेंट करने की जरूरत तो नहीं है। इसके अलावा देखिए, बाहर पॉल्यूशन वगैरह भी है, तो जहां तक पॉसिबल है कि वो ना निकलें। अगर निकलें तो फिर मास्क अच्छा लगा के रखें, उससे देखिए पॉल्यूशन से भी बचाव होगा, धूल धुएं से भी बचाव होगा। इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल ना करें, या कुछ लोग अगर कोई स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनसे भी दूर बना के रखें। और जैसा हम बार बार कोरोना के लिए भी कह रहे हैं कि मास्क अगर पहनेंगे, दूरी बना के रखेंगे, तो कुछ हद तक अपना बचाव कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे नॉर्मल जो हम लोग कैसे सांस के व्यक्ति को हर साल एक फ्लू वैक्सीन आती है इन्फ्लुएंजा की, उसको लगवाने की सलाह देते हैं, तो वो एक वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो उससे जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है वो काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि कई बार इस मौसम में इन्फ्लुएंजा वायरस भी सक्रिय हो जाता है। तो ऐसे में एक वायरस से तो बचाव हो सकता है। वो वैक्सीन कोरोना के लिए तो नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंजा से बचाव कर सकते। तो अगर ये सब चीजें रखेंगे, अपनी दवाइयों को नियमित लेते रहेंगे और मास्क लगा के रखेंगे, सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, और कोशिश ये करें कि वो इंडोर रहें, और अगर गर्म चीजों का सेवन करें, गर्म सूप वगैरह पिएं, गर्म पानी वगैरह का पी सकते हैं, गर्म चीजें लें, ठंडी चीजों से बचें। तो अगर ये करेंगे तो कुछ हद तक वो अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर वार्ष्णेय की सलाह मानेंगे तो आप इन सर्दियों में अपने आप को कोरोना से बहुत ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग के लिए भी आजकल अक्सर निकल रहे हैं, तो लोगों में एक समस्या देखी गई है और अक्सर वो थोड़ा सा चिंता में भी रहते हैं। कहते हैं कि मास्क लगाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या ऐसा होता है, और अगर है तो बचाव के लिए क्या कराया जाए? हाँ, देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि अगर आप जैसे बाहर जा रहे हैं और खासतौर से अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमें सांस की गति तेज हो जाती है, और उस समय मास्क अगर आप लगाएंगे तो उस समय तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो हम लोग हमेशा यही सलाह देते हैं कि भाई, अगर ये इस समय मौसम भी जैसे सुबह का अभी अब ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, तो जो लोग
बहुत स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो भी हम जब भी सलाह देते हैं कि जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, जब थोड़ी हल्की धूप आ जाए, उस समय निकलें। और अगर वो जॉगिंग अकेले कर रहे हैं, ये देखें कि कुछ ट्रैक पे ज्यादा लोग ना हो, अगर वो दूरी बना के रख सकते हैं तो फिर वो मास्क हटा के जॉगिंग कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सांस के हैं या डायबिटीज के हैं या हार्ट के हैं या कोई और बीमारी से हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि ऐसे मौसम में वो बाहर ना निकलें। और अगर जो भी व्यायाम करना है वो अपने घर के भीतर व्यायाम कर सकते हैं, जिसके कि वो आदी हैं। बाहर में व्यायाम जाने के लिए उस समय इनको फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। इस बीच हमसे हमारे पहले कॉलर जुड़ रखे हैं अपने सवाल के साथ। सुबोध गुप्ता है, ये जुड़ रखे हैं हमसे वाराणसी से। सुबोध जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। जी कहिए। बताइए सर। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न ये है कि कोविड-19 बीमारी में कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है जी, और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या भारत में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति है? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है, कैसे होता है और क्या भारत में वो स्थिति आ चुकी है? देखिए, ये एक जो है स्टैटिस्टिकल या साइंटिफिक एपिडेमियोलॉजिकल डाटा जो होते हैं, बेसिक होता है कि देखिए जब हम ट्रांसमिशन को ट्रेस आउट कर सकते हैं, जैसे आप किसी के संपर्क में आए और उसके बाद आपको इन्फेक्शन हुआ और आप कह सकते हैं कि हाँ ये मैं संक्रमित व्यक्ति के, तो आप उसको ट्रेस कर पा रहे हैं। जब हमारे ज्यादातर लोगों में संक्रमित हो जाते हैं तो कई बार हम बाहर घूम रहे हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि हम किस संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आए हैं। और जब हमको उसका सोर्स नहीं पता होता, तो चूंकि सोर्स नहीं पता और हमें इन्फेक्शन हो गया, तो उस स्टेज को एपिडेमियोलॉजिस्ट कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखिए लोकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉकेट्स में ही वो ज्यादा फैल रहा है या आप पूरे समाज में फैल रहा है। लेकिन देखिए जैसे अभी हमारे डाटा आ रहे हैं कि जो मैक्सिमम हमारा जो इन्फेक्शन गया था भारतवर्ष में पूरे में, वो लगभग 97-98 हजार पर डे गया था, जो अब घट के 50 हजार से भी नीचे आ गया। तो इससे एक राहत की बात तो है कि देखिए इन्फेक्शन कम होता जा रहा है, लेकिन इससे कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार देखिए हर फोरम पे, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हम साइंटिस्ट डॉक्टर्स जितने भी हों, चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर एक से एक ही सलाह दी जा रही है कि भाई आप हमेशा मास्क पहनिए, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है या तेज बात करता है या हंसता है, तो उसके मुंह से जो छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं उसको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, और उसी में वो वायरस होता है। अगर उसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है तो वो काफी हद तक वायरस उस मास्क के भीतर रुक जाता है, लेकिन अगर मास्क नहीं लगाया तो वो वायरस हवा में आ जाता है। फिर उस व्यक्ति के नजदीक में अगर 3-4 फीट की दूरी पर दूसरा व्यक्ति है, अगर उसने मास्क लगाया हुआ है तो फिर भी वो संक्रमण उसको होने की संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर उसने भी मास्क नहीं लगाया है तो वो जब वो सांस लेता है तो वो ये जो संक्रमित वायरस होता है वो उसकी सांस की नली में चला जाता है और उसको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो अगर हम ये सावधानियां रखेंगे और सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, अब देखिए जो बार बार बात हो रही है कि हमारा एक तो लॉकडाउन सारा खुल गया है, सारी गतिविधियां शुरू हो गई और अब हमारे काफी त्योहार भी आ रहे हैं, जो सामाजिक त्योहार जिनको हम दुर्गा पूजा है, दशहरा है और भी बहुत से त्योहार हैं, दिवाली है और भी त्योहार आते हैं, तो जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कोशिश इस समय ये करें कि अगर अवॉइड हो तो भीड़ वाली जगह पे ना इकट्ठा हो। अगर किसी वजह से ज्यादा भी पड़ता है तो मास्क जरूर लगाएं, आप भी मास्क लगाएं, दूसरे को भी मास्क लगाएं, और अगर पॉसिबल हो तो 3 फीट से ज्यादा की दूरी बनाकर रखें। और अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति वस्तु छूते हैं आप तो तुरंत ही अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें और अपने गंदे हाथों को कभी भी अपने नाक, मुंह और आंख पे ना लगाएं। अगर हम ये सब एहतियात रखेंगे तो ये वायरस हमें अब अटैक नहीं करेगा और ये नंबर घटते चले जाएंगे। बाकी जहां तक देखिए स्टैटिस्टिकली एपिडेमियोलॉजिकल डाटा है उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। जी, इस बीच मुंबई के थाने से हरीश अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। हरीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ साहब, ऐसे बताया जा रहा है जी, कहिए क्या सवाल है आपका? कि 2 डोज लगाए जाएंगे वैक्सीन के। जी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे पॉसिबल है ये सब? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन के 2 डोज लगाए जाएंगे और इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो हमारे देश की है, तो कैसे ये संभव हो पाएगा? हाँ, देखिए आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। पहली बात तो ये होता है कि देखिए अभी बहुत सी वैक्सीन की फेज 2 या फेज 3 ट्रायल चल रही है और ये वैक्सीन कब तक आ पाएगी अभी हम नहीं कह सकते।
लेकिन एक लगभग अंदाजे के शायद अगले साल के शुरू में हमें 1 या 2 वैक्सीन मिल पाए। अगर वो वैक्सीन मिल पाती हैं तो फिर वो वैक्सीन कितनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो पाएंगी और उसको किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि ये महामारी है तो ये सरकार के कंट्रोल में होगी और इसमें डेफिनेटली पहले प्रायोरिटी ग्रुप्स होते हैं जो ज्यादा इन्फेक्शन जिनका होने का डर है, जिसमें के हेल्थ केयर वर्कर हैं, पुलिस पर्सनल हैं या जो ऐसी ड्यूटियां कर रहे हैं जिनको इन्फेक्शन होने का, पहले उनकी प्रायोरिटी होगी। फिर ऐसे व्यक्ति जो तलाशेंगे डॉक्टर लोग जिनको के भाई ज्यादा वैक्सीन लगाने की जरूरत है, तो डेफिनेटली फेज मैटर में फेज तरीके से ही दे पाएंगे। और ये आपका जो बिल्कुल सोचना है कि भाई इतने बड़े देश में वैक्सीन देना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। डॉक्टर साहब, हमने अभी मास्क की बात करी कि मास्क पहनना चाहिए, सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए, हाथ धोते रहना चाहिए। लगातार कहा जा रहा है मास्क जो है वो 3 लेयर का होना चाहिए। अगर मान लेते हैं अगर इसमें कोई व्यक्ति जो है मास्क 3 लेयर का न पहनता है, हालांकि उसके बाद 2 लेयर है या 1 लेयर है, तो क्या उसमें संक्रमण के जो चांसेस है वो ज्यादा होंगे? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने कहा, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जो सबसे ज्यादा सुरक्षित मास्क बोलते हैं जिसको हम N95 बोलते हैं, जो लगभग 90%, 95% वायरस पार्टिकल को रोक लेता है। दूसरा हमारा जो है सर्जिकल मास्क ट्रिपल लेयर होता है जो लगभग 70% से करीब 80% तक इफेक्टिव होता है। तीसरा, लेकिन ये हम मास्क जो है ज्यादातर जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं जिनको लगातार मरीजों के संपर्क में आते हैं उनको लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन जो घर के बने हुए मास्क हैं वो भी कोई बात नहीं, उनको भी आप जैसे कपड़े के भी मास्क हैं उनको ट्रिपल लेयर बना सकते हैं। जैसे 1-2 लेयर तो है ही, एक बीच में लेयर और डाल सकते हैं और फिर उसको पहन सकते हैं। और सबसे बड़ा देखिए मास्क पहनने का फायदा ये होता है कि जो व्यक्ति मास्क पहने है जब वो खांसता छींकता है तो वायरस उसके भीतर रह जाता है और वो वायरस को बाहर फैलाने में जो उससे रोकने में मदद करता है। और ये मास्क भी काफी प्रभावी पाए गए हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप घर में आसानी से मास्क बना सकते हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जो घर के मास्क हैं वो 3-4 मास्क बना लें और एक बार जो मास्क पहन के आप बाहर से आते हैं, कहीं आते हैं, तो तुरंत ही उसको जो है अच्छी तरीके से पानी और साबुन से धो के सुखाने डाल दें और वो जब सूख जाए तो दूसरे-तीसरे दिन उसको इस्तेमाल करें, जब तक और मास्क इस्तेमाल करें। जहां तक ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क हैं वो एक बार के डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, तो अगर वो सॉइल्ड हो जाते हैं आप पानी की भाप से या एक बार 2-4 घंटे के बाद तो उनको थ्रो करना होता है। और N95 मास्क जो है वो या तो हम यूवी रेज वगैरह से स्टेरिलाइज कर सकते हैं या उनका तरीका भी जो हम डॉक्टरों ने पहले इजाद किया था कि 3-4 मास्क रखते हैं, एक दिन एक मास्क पहनते हैं, दूसरे उसको उठा के फिर रख देते हैं, दूसरे दिन दूसरे, तो क्योंकि अगर मास्क में वो वायरस आ भी जाता है तो जो भी वायरस, कोई सा भी वायरस होगा, वो सतह पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो कुछ घंटों तक ही जीवित रह सकता है। तो इस तरीके से वो मास्क पे वायरस मर जाता है। तो ये तरीके अपनाए जा सकते हैं मास्क को पहनने। कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर इस समय आप चर्चा सुन रहे हैं और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। इस बीच जयपुर से रामू अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। रामू जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ साहब, डॉक्टर साहब, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। और मैं हूँ नेत्रहीन आदमी। जी बताइए। ये मैंने साहब 4 अक्टूबर को ये राशन का गेहूं मिलता है 5 किलो, तो वहाँ पे आप लोग कहते हैं कि डिस्टेंस रखिए, वहाँ पर तो भीड़ लग रही थी, लोग बाहर राशनों से वो राशन कार्ड ले लिया और आदमी खड़े हुए सब पास में, इसका क्या डिटेंशन हुआ? और दूसरा सवाल है साहब, चूल्हे की राख से बर्तन मांजते हैं, तो ये क्या सही है या नहीं? डॉक्टर साहब, ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम लगातार समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। ये तो हम सब लोगों को, देखिए हमारी सबका, मैं तो यही कहूंगा कि हमारा पूरे समाज का, हर व्यक्ति का ये राष्ट्रीय कर्तव्य है कि भाई वो मास्क लगाए और जितना पॉसिबल हो वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे। और जो भी संस्थाएं हैं, जैसे चाहे वो हम कहीं पर राशन लेने के लिए जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम भीड़ के वक्त हम जाएं। और जो मान लीजिए दुकानदार वगैरह हैं, उन लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए अपने लेवल पे कि भाई वो एक सामाजिक दूरी देखकर सबके नंबर से राशन को बांटें, क्योंकि राशन लेना भी जरूरी है लेकिन एहतियात रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर, इनका जो दूसरा सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि अक्सर गांवों में या देखा गया है कि लोग राख से अपने हाथ मांज लेते हैं या साफ कर लेते हैं। राख में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि ये देखिए राख जो है किसी भी चीज से जब हम जलाते हैं, चाहे वो कंडा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं,
तो उसकी राख होती है और ये काफी सेफ होती है, इसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन होने का डर नहीं है। और ये गांव में पुरानी रीति है कि राख से मांजते हैं, परंतु अगर आजकल के जमाने में चूंकि सब जगह साबुन उपलब्ध हो गए हैं और तो हम ये एडवाइज करेंगे कि वो साबुन वगैरह का इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है। क्योंकि कोरोना वायरस की जब बात होती है तो इसमें हम ये आपको बताना चाहेंगे कि ये वायरस में फैट की लेयर होती है। ये फैट की लेयर हो सकता है कि वो हमारे राख से ना मर पाए, और उसमें जो है जब हम साबुन से अपने हाथ धोते हैं तो वो कोरोना वायरस मर जाता है। तो इसलिए इस समय मैं ये कहूंगा कि वो साबुन का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि राख के इस्तेमाल करने से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं। कोरोना वायरस में फैट की स्थिति होती है और उसके लिए साबुन जरूरी है जहां तक हो सके, और अगर नहीं है तो आप राख से भी अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। इस बीच लुधियाना से रवि हमारे साथ जुड़े हैं अपने सवाल के साथ। रवि जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे 2 सवाल है सर। जी। एक तो मेरा ये सवाल है, इसके जो सिम्टम्स है ना जी कोरोना के, जी, तो ये क्लियर करे जाए बार बार जी, क्योंकि पता चल जाए आम इंसान को, जो आपको सुन रहे हैं ना, उन्हीं को भी पता चल जाए भी इसके सिम्टम्स क्या क्या है। जी जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो कोरोना जो चल रहा है हॉस्पिटलों में, ये फ्री टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टर साहब, इनका पहला सवाल ये है कि ये जानना चाहते हैं कि देखिए ऐसा होता है, ये जानना चाहते हैं कि कोरोना के बिल्कुल मैंने इनके सवाल सुन क्लियर सिम्टम्स क्या होते हैं। ये भी एक देखिए रेस्पिरेटरी वायरस होता है, और जिस तरीके के हमारे जो फ्लू जैसे हैं लक्षण उसी तरीके के होते हैं। आपको जो है बुखार आएगा, गले में दर्द हो सकता है, सूखी खांसी हो सकती है, कुछ ये मुख्यतः लक्षण होते हैं। बाकी कुछ लोगों में जैसे जब भी हमारे कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। कुछ केस में जो है उल्टी और दस्त भी रिपोर्ट किए गए हैं। कुछ केसों में ये देखा गया है कि वो हमारी जो है सूंघने की शक्ति या स्वाद में भी अंतर पड़ जाता है। लेकिन ये सब साधारण लक्षण है और इनको साधारण फ्लू से डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल का काम है। हाँ, ये जरूर है कि कोरोना के करीब 15-20% व्यक्तियों में, खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनमें पहले से कई बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, किडनी की, HIV की, या जो स्टेरॉइड वगैरह ऐसी दवाइयां ले रहे हैं किसी बीमारी के लिए, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उनमें निमोनिया हो जाता है। जब निमोनिया हो जाता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, आपका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, उस समय आपको ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती है। और कई स्थिति में अगर समय पे हम अस्पताल में उपचार न करा पाए तो वेंटिलेटर की मशीन से भी ऑक्सीजन देने की संभावना बढ़ जाती है और उस समय उनका मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। परंतु जिस तरीके से अब जागरूकता बढ़ गई है और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लगभग अभी मृत्यु दर हमारी 2% से भी कम आ गई है, लगभग 1.5% के करीब आ गई है। लेकिन ये भी एक चिंता की विषय है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। अगर उसमें लाखों लोग हैं बीमार होंगे तो वो 1-2% लोग भी अगर मृत्यु को जाते हैं तो वो भी बहुत चिंता की बात है। इसलिए हम बार बार वही कह रहे हैं कि आप हमेशा जो है 3 चीजें जरूर करिए। आप जब भी घर से बाहर जाते हैं मास्क लगा के जाइए, कोशिश करिए कि 3 से 6 फीट की दूरी हो आपके भी दूसरे व्यक्ति के बीच में। अच्छी तरीके से अपने हाथों को साफ रखिए और किसी भी सोशल गैदरिंग में कोशिश करिए कि ना इकट्ठे हों। बहुत मजबूरी हो तभी जाएं और वहां पे भी फिर मास्क लगा के रखें। ये ना हो कि जब हमारा कोई जान पहचान का व्यक्ति है उस समय हमने मास्क उतार लिया, या हम सामूहिक रूप से खाना खा रहे हैं उस समय हमने मास्क उतार लिया, तो क्योंकि इस तरीके से फिर वो इन्फेक्शन से हम अपने को नहीं बचा पाएंगे। वाकई, और एक मंत्र को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है तब तक आपको किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। पूरे देश से हमारे पास इस समय कॉल लगातार आ रहे हैं। बाड़मेर से सतीश अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ रखे हैं। सतीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैं सतीश सियाज बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। मेरे को ये सूखी खांसी आ रही है, कोरोना हो सकता है? आप अपने सवाल को एक बार फिर दोहराएंगे क्या? सूखी खांसी आ रही। जी डॉक्टर साहब, इनको सूखी खांसी हो रही है और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोरोना हो सकता है? देखिए, अगर आप
आपको लगता है कि अभी आप किसी ऐसे, मतलब ये अभी हुई है, इसी मौसम में हुई है और इनको लगता है कि किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसको कोरोना हुआ है, तो ये कोरोना का एक लक्षण हो सकता है। परंतु ज्यादातर केस में अगर ये स्मोकिंग वगैरह नहीं करते और ये बीमारी पुरानी नहीं है, अगर ये पुरानी बीमारी है तो फिर कोई बात नहीं है, उसका लक्षण नहीं हो सकता। परंतु अगर ये नया आया, अभी डेवलप हुआ है, तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। अगर बुखार आता है या सूखी खांसी आती है तो उसका ये लक्षण हो सकता है। अगर इनको अच्छा नहीं लग रहा तो तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं और आवश्यक पड़ने पर इनकी जांच की जा सकती है। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में गर्मियों में हम जितनी बार घर से बाहर गए, जितनी बार अंदर आए, उतनी ही बार हमने अपने आप को नहा धो के स्वस्थ किया, अपने कपड़े चेंज किए। अब जबकि मौसम बदल रहा है, सर्दियों के मौसम में क्या बार बार नहाना और बार बार कपड़े चेंज करना, और खासकर ऊनी कपड़ों की अगर बात की जाए तो उसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि देखिए ज्यादातर मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि इन्फेक्शन जो है ना, वो किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से जो डॉक्टर अगर वो दूसरे हर एक व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है तो आपके कपड़े पे वो इन्फेक्शन आने की संभावना बहुत ही कम है, लगभग नगण्य होती है। और अगर आपने सबने मास्क लगा रखा है और दूरी बना दी है तो लगभग नगण्य रहती है। लेकिन फिर भी अगर हम ये मान के चलें कि वायरस आपके कपड़ों पे आ गया तो ज्यादातर केस में ये वायरस जो है, जो सूखी सतह होती है उस पर 7-8 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रहता। ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि गर्म कपड़ों को हम बार बार नहीं धो सकते, क्योंकि जो सूती कपड़े थे या उनको तो हम गर्म पानी में या साबुन में धो सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप कोशिश करें कि कम से कम जाएं, जब भी अपना प्लानिंग करें जाएं तो एक स्वेटर जो भी है वो पहन के जाएं। जब घर से जब लेके आए तो वो स्वेटर को बाहर उतार के रखते हैं। अगर आप उसे धो नहीं सकते गर्म पानी में या वो खराब होने का डर है तो उसे बाहर रख दें और फिर अच्छी तरीके से आप अपने हाथों को साफ करके फिर आप घर में जाएं। और ये वायरस अगर उसकी सतह पे होगा भी तो 8 से 10 घंटे के बाद वो वायरस मर जाएगा और फिर आप उस अपने कपड़े को दोबारा पहन सकते हैं। और दिन के वक्त अगर है तो उस कपड़े को उतार के जो है धूप में डाल दें और कुछ घंटे तक पड़ा रहने दें तो ये वायरस स्वतः मर जाएगा। डॉक्टर वार्ष्णेय की ये सलाह हमारे सुनने वाले जरूर मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदल रहा है उस समय ये सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। लीलाधर वर्धा से अपने सवाल के साथ। लीलाधर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर वार्ष्णेय साहब, आप दोनों को भी नमस्कार। कारंजा घाट के डिस्ट्रिक्ट वर्धा, महाराष्ट्र, आकाशवाणी नागपुर के माध्यम से लीलाधर चोपड़ा आपसे जुड़ रहा हूँ। जी नमस्कार। सर, मेरा एक सवाल है कि अभी सर्दी का मौसम तो बढ़ रहा है, हो सकता है कि कोरोना बढ़ जाएगा, लेकिन जो अस्थमा से रिलेटेड पेशेंट होते हैं सर, जहाँ पे अपन आयुर्वेद और एलोपैथी के माध्यम से जब देखते हैं तो कैसे दही हो गया, छाछ हो गया या ऐसे कुछ दूध हो गए, फ्रिज का पानी हो गया, आइसक्रीम हो गया, ऐसे ठंडे पदार्थ को खाने से जो अस्थमा बढ़ता है, तो ये पदार्थ के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो ये भी चलता है। तो सर, ये अस्थमा से रिलेटेड लोगों के लिए ये पदार्थ तो हमारे आयुर्वेद तो त्याज्य कहता है, तो इसमें एलोपैथी की गाइडलाइन क्या कहती है? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है, हम लोग भी ये कहते हैं कि कोई भी चीज जो है ना, जब टेम्परेचर उसका कम होता है, जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो हमारे में उस समय जो है वायरस हमारे शरीर में एक्टिव ज्यादा हो सकता है। तो कोई भी गर्म चीजों का आप सेवन करें, गर्म आप दूध ले सकते हैं, गर्म सूप ले सकते हैं और छाछ वगैरह भी या दही वगैरह भी, जिससे फ्रिज में रख के तुरंत ना निकाल, अगर साफ ताजा जमा हुआ है तो बहुत स्वस्थ है, वो आप दिन ले सकते हैं, या अगर फ्रिज में तो उसे पहले अच्छी तरीके से बाहर निकालें, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आए तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी भी खाने की वस्तु है, देखिए एस्थमा चूंकि एक एलर्जिक बीमारी है, कुछ लोगों को किसी खाने की वस्तु से उन्हें पता लग जाता है कि इस वस्तु से उन्हें एलर्जी हो जाती है या उससे उनके सिम्टम आते हैं, तो उन चीजों को वो अवॉइड कर सकते हैं। परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी जो दवाइयां हैं वो जरूर नियमित रूप से लेते रहें, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है एस्थमा के व्यक्तियों को कि जब वो स्वस्थ हो जाते हैं, जब उनको सांस की तकलीफ कम हो जाती है तो वो अपनी दवाइयां छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्यादातर एस्थमा में जो दवाइयां हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक एस्थमा को रोकने के लिए और एक तुरंत फायदा पहुंचाने के लिए। तो जो रोकने वाली दवा है प्रिवेंटिव, वो लेना हमेशा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो दवा छोड़ी और चूंकि आपको एलर्जी ये बीमारी है तो आपको एस्थमा के बार बार अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है और हर अटैक में आपका जो है लंग्स में और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर की अपनी उचित सलाह से अपनी दवाइयां लेते रहें। जो ये एस्थमा और इसकी हमने
अपने प्रोग्राम के शुरू में भी एक लंबा बात बताया था आपको, अगर आपने वो सुना हो तो उसमें हमने सारे एहतियात बताए। इस समय आप डॉक्टर वार्ष्णेय को सुन रहे हैं, कोरोना के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सोनीपत से महेंद्र सिंह अपने सवाल के साथ। महेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं जी सोनीपत जिले का गांव पिपली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो डिटॉल है इसकी ऐड आ रही है जगह जगह, इसको हाथ वगैरह साफ करने में कितना लाभकारी है? जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं डिटॉल को हम हाथ साफ करने के लिए यूज करते हैं, कितनी बार हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ये जो केमिकल होते हैं इसमें, तो हम हमेशा सलाह देते हैं कि आप सादा कोई भी साबुन ले लीजिए, उससे अच्छी तरीके से 20 से लेकर 40 सेकंड तक अपने हाथ साफ करिए। डिटॉल से भी आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं, परंतु जब आप बाहर से आते हैं या कोई भी गंदी वस्तु आपके हाथ में लगती है तभी अपने हाथों को साफ रखें। ये इस तरीके का ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि हर थोड़ी देर के बाद उठे या अपना हाथ साफ करें। हाँ, जैसा हम हमेशा सब लोग कहते हैं कि भाई खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए, शौच से आने के बाद अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए, क्योंकि ये अभी कोरोना की बात हो रही है। तो अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई भी वस्तु लेके आ रहे हैं, तो उस समय वो वस्तु के लाने के बाद घर में रख दें और अच्छी तरीके से फिर अपने हाथों को साफ करें और फिर अपने नाक मुंह या आंख पे लगाएं, या अगर जरूरत हो, या भोजन करें। तो जितना एक आवश्यक है उतना ही करें। ये नहीं है कि हर थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप हाथ साफ करने लगे, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप घर के भीतर रह रहे हैं तो कोई नहीं है, जिस तरीके से हम सामान्यतः पहले हाथ साफ करते थे उसी तरीके से अपने हाथ साफ करें। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अपने लास्ट कॉलर को इस कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ रहे हैं। गुजरात से हरि हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरि जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। हेलो हरि जी, आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ जी, कहिए, क्या सवाल है आपका? सर, हमारे गांव में तो अभी सब ये गरबा चल रहा है तो कोई सोशल डिस्टेंस के ध्यान नहीं रखते, मास्क नहीं पहनते, तो गांव में खतरा कितना है सर? देखिए, चाहे गांव हो या शहर हो, कोरोना तो ये नहीं पहचानता कि आप गांव में हैं या शहर में हैं, हर जगह खतरा हो सकता है। इसलिए बार बार देखिए, अभी अगर आप सुनेंगे, अभी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने फिर सबको कहा था कि हमारा त्योहारों का मौसम आ रहा है, लेकिन कोरोना नहीं गया है, तो हमें त्योहार मनाना है, बहुत सावधानियों से मनाना है। अभी भी मैं कहूंगा कि सोशल गैदरिंग पॉसिबल है तो उनको कम से कम किया जाए। रिलीजियस एक्टिविटियां जो है हम अपने घर में रह के कर सकते हैं, और इसी वजह से अगर हम कुछ समय के लिए बाहर जा भी रहे हैं तो हमेशा मास्क पहन के रहें और सामाजिक दूरी जितनी पॉसिबल है बना के रखें। सोशल गैदरिंग को अभी दूर रहें, क्योंकि जब तक देखिए इसकी कोई टीका नहीं आता या कोई दवा नहीं उपलब्ध होती, तब तक इस बीमारी का खतरा लगातार बना रहेगा और बीमार होने का डर हमेशा बना हुआ है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए, बहुत सी शंकाएं और बहुत सी आशंकाएं दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नए नए शोध जो हैं वो कोरोना के चरित्र की विशेषताएं खोज रहे हैं, लेकिन रोज कुछ नया पता लगने से लगता है कि कुछ भी ठोस नहीं चल रहा। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अंदाजा लगाने में वक्त खराब हो जाता है, क्योंकि कोरोना बिल्कुल अदृश्य है। इंसानी जिंदगी आजादी से लौट रही है, लेकिन असली आजादी अभी भी कोरोना के पास ही खड़ी है। कहां प्रकट हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए क्या करना है आपको? मास्क पहनना है, सुरक्षित दूरी बनाए रखनी है और समय समय पर हाथों को धोते रहना है, और इसी तरह से हाथ धो के कोरोना के पीछे पड़ जाना है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।